Prakash Singh versus Union of India. Citation of this case is 2006, Volume 8, SCC, पेज नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में पुलिस सुधार। भारत में पुलिस सुधार की क्या आवश्यकता है, भारत में पुलिस सुधार को लेकर के भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए, कब कब आयोगों का, समितियों का गठन किया गया। भारत में आम जनमानस की जो धारणा है कि आज की जो पुलिस है वो अंग्रेजों की बनाई हुई पुलिस है और अंग्रेजों ने पुलिस का गठन भारत पर शासन करने के लिए, भारत के लोगों का उत्पीड़न, उनको ऑप्रेस करने के लिए किया था। और जो पुलिस एक्ट है वो भी 1861 का है। तो आज एक नए न्यू मॉडल पुलिस एक्ट की आवश्यकता है, पुलिस में पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत समय समय पर भारत सरकार के द्वारा समितियों का, आयोगों का गठन किया गया। प्रकाश सिंह का केस रेलेवेंट केस है पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उसको इस तरीके से आज हम हिस्ट्री को समझेंगे। आजादी के बाद क्या क्या आयोगों का गठन हुआ और क्या क्या उनके द्वारा रिकमेंडेशंस अनुशंसा सरकार को दी गई, उनके रिकमेंडेशंस पे सरकारों ने क्या किया। उसके बाद जब मैटर पीआईएल के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंचा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसको डिसाइड करने के पश्चात क्या दिशा निर्देश, एक डिटेल्ड गाइडलाइंस जो दी गई, उसका अनुपालन किस हद तक, किस एक्सटेंट तक सरकारों ने किया है, इस सब बिंदुओं पर आज की हमारी चर्चा होगी। पहला पुलिस रिफॉर्म की दिशा में जो स्टेप था भारत सरकार का, वो नेशनल पुलिस कमीशन, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन करके किया गया 1977 में। जो नेशनल पुलिस कमीशन था, उसकी क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, उसमें महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन, जो पहली रिकमेंडेशन थी नेशनल पुलिस कमीशन की, वो जुडिशियल इंक्वायरी की एक रिकमेंडेशन थी कि कस्टोडियल डेथ अगर होती है, रेप के केसेस में, पुलिस फायरिंग में अगर डेथ हुई है, ऐसे प्रकरणों की एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका विवेचना उसकी पुलिस के द्वारा ना की जाए। ये पहली रिकमेंडेशन थी। दूसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पुलिस के ऊपर लगता है, या जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके ऊपर लगता है, कि पुलिस की कार्यशैली में, फंक्शनिंग में पुलिस के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। नेशनल पुलिस कमीशन की जो दूसरी बड़ी रिकमेंडेशन थी कि पुलिस के कार्य में या पुलिस के फंक्शनिंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम से कम किया जाए, जिससे कि उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनका जो इफिशियंसी है पुलिस की कार्य फंक्शनिंग को लेकर के, वो इम्प्रूव होगी। और तीसरी रिकमेंडेशन थी कि पुलिस को सेंसिटिव बनाया जाए उन लोगों के लिए जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन के हैं, जिनकी शिकायतें जब पुलिस के पास आती हैं, जो हाशिए पर समाज में लोग हैं, उनकी शिकायतों पर पुलिस को सेंसिटिव होना चाहिए। चौथी रिकमेंडेशन नेशनल पुलिस कमीशन की थी जीरो एफआईआर को लेकर के। और जीरो एफआईआर, जब नया एक्ट हमारा बीएनएसएस आया, तो जीरो एफआईआर को, हालांकि इससे पहले सीआरपीसी में जीरो एफआईआर को लेकर के कोई प्रावधान नहीं था, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक उदाहरण था जीरो एफआईआर। लेकिन जो नया एक्ट सीआरपीसी के बाद रिप्लेस किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें जीरो एफआईआर की बात की गई। और जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि पुलिस को अगर कोई सूचना मिल रही है किसी भी अपराध के घटित होने से संबंधित, तो पुलिस ये कह करके मना नहीं कर सकती है कि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि वो अपराध उसके क्षेत्राधिकार के थाने में नहीं घटित हुआ है। जीरो एफआईआर ये ऑब्लिगेशन पुलिस के ऊपर डालती है कि अगर कोई घटना की सूचना आपको मिल रही है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन आपको उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करना है। हालांकि उसको नंबर जो दिया जाता है वो जीरो दिया जाता है, और उसको कंसर्न थाने में, जो जिस क्षेत्राधिकार में थाने का, जिस क्षेत्राधिकार का थाना है जहां पर ये घटना घटित हुई है, उसको ट्रांसफर करनी है। और उसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो भी एक्शन है, जो फॉर्मेलिटीज है, वो कंसर्न थाना को करना है। तो जीरो एफआईआर का एक रिकमेंडेशन था नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा कि पुलिस जो भी सूचना करता है उसको इस ये कह करके मना ना करे कि उसके क्षेत्राधिकार में ये घटना नहीं घटित हुई है। अगेन जो दूसरा उसके द्वारा एक बड़ी रिकमेंडेशन थी, वो थी थर्ड डिग्री मेथड। पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न किया जाता है पुलिस स्टेशन में, उसको मिनिमाइज करने के लिए रिकमेंड किया था नेशनल पुलिस कमीशन ने
कि थर्ड डिग्री मेथड को कम से कम यूज करे पुलिस, और हीनियस क्राइम में या जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो कि एंटी सोशल हैं, समाज के लिए पूरी तरीके से खतरा हो चुके हैं, उस तरीके के केसेस में थर्ड डिग्री का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल एक एटीट्यूड है पुलिस का, जो पुलिस फंक्शनिंग का है, कि उसके द्वारा थर्ड डिग्री मेथड यूज करके ही जो विवेचना है या जो भी पुलिस के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो थर्ड डिग्री मेथड के माध्यम से ना किया जाए, बल्कि पब्लिक का कोऑपरेशन लेकर के और उनको अवेयर करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अगेन एक रिकमेंडेशन जो थी वो न्यू पुलिस एक्ट की थी, कि जो हमारा कॉलोनियल एरा का जो पुलिस एक्ट चला आ रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861, उसको रिप्लेस किया जाए एक नए मॉडल पुलिस एक्ट के माध्यम से। एक और जो रिकमेंडेशन, महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी नेशनल पुलिस कमीशन की, कि सिस्टम ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर पुलिस, पुलिस के ऊपर जो सुपरिटेंडेंस है या उसका नियंत्रण है उसको कम किया जाए और पुलिस की भूमिका को बढ़ाया जाए, जिससे कि रूल ऑफ लॉ समाज में, देश में, उसको इंश्योर किया जा सके। इसके लिए नियंत्रण पुलिस के ऊपर से मिनिमाइज किया जाए या कम से कम किया जाए। इस तरीके से ये रिकमेंडेशंस जो दी गई वो नेशनल पुलिस कमीशन के माध्यम से सरकार को यह अनुशंसा भेजी गई कि इस दिशा में पुलिस रिफॉर्म को किया जाना आवश्यक है, समय की ये मांग है कि इस दिशा में पुलिस रिफॉर्म किया जाए। उसके बाद जो एक और कमिटी सेटअप की गई 1998 में, रिबेरो कमिटी। इस कमिटी ने नेशनल पुलिस कमीशन की जो अनुशंसा थी, जो रिकमेंडेशंस थी, उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशंस करके, और इन्होंने नेशनल पुलिस कमीशन के द्वारा की गई जो अनुशंसा थी उसको ही इंडोर्स कर दिया आगे। उसके बाद पद्मना भैया कमिटी 2000 में सेटअप की गई, और इसमें जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी वो कमिश्नरेट सिस्टम की इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, उसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का अनुशंसा सरकार को की थी, कि सरकार जो भी शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहां पर कमिश्नरेट सिस्टम को इंप्लीमेंट करे। उसके बाद मलिमत कमिटी सेटअप की गई 2002 में, जस्टिस वीएस मलिमत के चेयरमैनशिप में ये कमिटी बनाई गई थी, और ये कमिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी। और इसमें जो मलिमत कमिटी के द्वारा पुलिस रिफॉर्म को लेकर के जो एस्पेक्ट था, जो पहलू था, उस पर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी, जैसे फंक्शनल ऑटोनॉमी पुलिस को दी जाए, कि जो कार्यात्मक स्वायत्तता है पुलिस को, इन्फ्लुएंस वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो, उनके ऊपर प्रेशर या कंट्रोल की स्थिति ना हो, बल्कि उनको एक ऑटोनॉमी दी जाए, जिससे कि वो अपने फील्ड में एजेंसी के तौर पे काम करें, और जिससे कि उनके जो इफिशियंसी है कार्य की, वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी। दूसरा, प्रोफेशनलिज्म को इंश्योर किया जाए, कि वो पेशेवर हो करके काम करें। तीसरी रिकमेंडेशन थी कि अकाउंटेबिलिटी, इनको जवाबदेह बनाया जाए, परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव होगा, और इनका कंडक्ट, जो आचरण और कार्य है, इसमें इंप्रूवमेंट के लिए अकाउंटेबल बनाया जाना बहुत आवश्यक है। इस तरीके से ये आयोग और जो समितियां हैं, इनके माध्यम से जो रिकमेंडेशंस दी गई सरकार को, उस दिशा में पुलिस रिफॉर्म को लेकर के सरकारों ने कुछ अनुशंसा को माना, और जो बड़ी अनुशंसा थी, जो रिकमेंडेशंस थी, जहां कहीं पर सरकार को ये लगा कि इस अनुशंसा से उनका कंट्रोल पुलिस के ऊपर से हट सकता है या कम हो सकता है, वो अनुशंसा सरकारों के द्वारा नहीं माना गया। इसके दौरान ही 1996 में उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह एंड एनके सिंह, इनके माध्यम से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया। 1996 में इन्होंने एक पीआईएल फाइल की पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कि इन समितियों और आयोग के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस पुलिस रिफॉर्म को लेकर के अनुशंसा किया गया है, उसको सरकारें माने और उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, पुलिस में रिफॉर्म, पुलिस में जो लोग काम कर रहे हैं उनका उत्पीड़न, ये कम हो, और इससे एक हार्मोनियस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए पुलिस रिफॉर्म समय की मांग थी। इस वजह से ये पीआईएल फाइल की गई। अब इस पीआईएल का जो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट था, जो इसका फैक्ट है, वो ये है कि 1996 में टू रिटायर्ड डीजीपीज प्रकाश सिंह एंड एनके सिंह, दे फाइल्ड पीआईएल बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट,
seeking direction to the state governments to implement the recommendations which were given by the National Police Commission, Ribeiro Committee, Malimat Committee, and these committees which were set up by the central government। और इस तरीके से 1996 में ये पीआईएल फाइल की गई थी और 22 सितंबर 2006 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट डिलीवर किया था इस केस में। और सरकारों को 3 जनवरी 2007 तक जो भी गाइडलाइंस इस जजमेंट के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सरकारों को दिया गया था, उसका अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए भी एक टाइम लिमिट थी, वो थी 3 जनवरी 2007। उसके बाद सरकारों के द्वारा इस जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। हालांकि रिव्यू जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने फाइल किया, जो कठिनाइयां बताते हुए कि इन गाइडलाइंस को वो इम्प्लीमेंट करने में जो समस्याएं थी, उसको देखते हुए जो रिव्यू फाइल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी। इसमें उसके बाद 2007 अगस्त 2007 में प्रकाश सिंह के द्वारा एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई और इसमें जो कंटेमनर बनाए गए वो गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को बनाया कि इनके द्वारा पूरी तरीके से अवहेलना की जा रही है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो जजमेंट डिलीवर किया गया 22 सितंबर 2006 को, और उसका अनुपालन इनके द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया और इन्होंने नॉन कंप्लायंस दिखाया इन सरकारों ने, इस प्रदेश की सरकार ने, और इनको कंटेमनर के तौर पे कंटेम्प्ट फाइल किया गया। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की कंटेम्प्ट को सुनते हुए जो ऑब्जर्वेशन दिया वो चिंताजनक था। 21 जुलाई 2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नॉट अ सिंगल स्टेट गवर्नमेंट इज विलिंग टू कोऑपरेट, व्हाट कैन वी डू। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट, एक भी राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, उसको इंप्लीमेंट करने में या माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की दिशा में उनके द्वारा से पूरी तरह से अनिच्छा दिखाई गई और उनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया। इस तरीके से ये क्रोनोलॉजी है और इसमें जो गाइडलाइंस दी गई माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, वो 7 गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है समझना पुलिस रिफॉर्म की दिशा में। और पुलिस रिफॉर्म की दिशा में ये गाइडलाइंस अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो उससे एक बेहतर पुलिसिंग स्टेट में इंश्योर किया जा सकता है। ये गाइडलाइन क्या है, एक एक करके हम इसको समझेंगे। पहली गाइडलाइन ये थी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज जिनके पास पुलिस है, वो यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को एसएससी को सेटअप करेंगे। और एसएससी के सेटअप होने से जो अनवारंटेड इन्फ्लुएंस या प्रेशर है पुलिस के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट का, उसको मिनिमाइज करेंगे, वो मिनिमल होगा और ये इंश्योर करेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा पुलिस के ऊपर जो भी इन्फ्लुएंस अनवारंटेड, जो जरूरी नहीं है, जो गैर जरूरी एक प्रभाव है या दबाव है पुलिस के ऊपर, उसको कम से कम होना इंश्योर करेंगे। ले डाउन ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन, और एक बृहद नीतिगत जो दिशा निर्देश है उसको ले डाउन करेंगे, उसको बनाने का काम करेगा स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। तीसरा, इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट पुलिस, राज्य सरकार के अधीन जो पुलिस है उसके कार्य को, उसके परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करेंगे, उसका मूल्यांकन करने का काम स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का होगा। इस तरीके से ये पहली गाइडलाइन थी कि आप कॉन्स्टिट्यूट करिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। दूसरा जो डायरेक्टिव था इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो ये था कि जो डीजीपी का जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के द्वारा होना चाहिए, एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से डीजीपी का सिलेक्शन हो। और दूसरा इसमें डायरेक्शन था कि डीजीपी का जो कार्यकाल है वो इंश्योर किया जाए कि मिनिमम 2 साल का कार्यकाल डीजीपी का हो, इससे कम ना हो, ताकि वो इंडिपेंडेंटली एक ऑटोनॉमस तरीके से 2 साल कार्य कर पाए प्रभावशाली तरीके से, और उनको ये डर ना हो कि वो अगर स्टेट गवर्नमेंट नाखुश होगी तो उनको पद से हटा सकती है। ये दूसरा रिकमेंडेशन था कि डीजीपी का सिलेक्शन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हो, और दूसरा ये हो कि इनको एक मिनिमम टेन्योर दिया जाए 2 साल का।
तीसरा रिकमेंडेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है वो ये था कि जो ऑपरेशनल ड्यूटीज में है, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो जनपद का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो, और एसएचओ, इनको एक इनका भी जो मिनिमम टेन्योर है वो 2 साल का हो। मतलब इनको ये डर ना हो कि वो जो भी पावर में, सरकार में जो लोग हैं उनको अगर खुश नहीं करेंगे, अगर उनको उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो उनको पद से हटाया जा सकता है या उनका कहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो ऑपरेशनल ड्यूटीज का काम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि एसपी हैं और एसएचओ हैं, इनको एक मिनिमम टेन्योर की गारंटी होगी 2 साल की। इस तरीके से ये तीसरा गाइडलाइन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। चौथा गाइडलाइन, सेपरेट द इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस ऑफ द पुलिस। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि आप पुलिस में दो विंग का इसमें सेपरेशन होगा। एक लॉ एंड ऑर्डर के को मेंटेन करने को, उसको इंश्योर करने का काम करेगी, और दूसरी विंग जो होगी वो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी। विवेचना का काम अलग विंग के द्वारा किया जाएगा, और लॉ एंड ऑर्डर का जो इंश्योर करने का काम है, उसको मेंटेन करने का काम है, वो दूसरे विंग के द्वारा किया जाएगा। इस तरह से सेपरेशन होगा दोनों के कामों में। पांचवी गाइडलाइन थी पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड की। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड भी इसलिए सेटअप किया जाना था कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन या सर्विस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के द्वारा किया जाए, और इससे उनको जो जो ट्रांसपेरेंसी है उनके ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इंश्योर होगी, और इससे वो फ्रीली अपना काम कर पाएंगे विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस और प्रेशर बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द पर्सन हु इज इन पावर। सिक्स्थ रिकमेंडेशन जो थी वो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एक सेटअप करने की बात की गई। इसमें स्टेट लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट लेवल पे डिप्टी एसपी के रैंक के ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करने के लिए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का सेटअप होना निर्देशित किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि डिप्टी एसपी के ऊपर के रैंक के जो ऑफिसर्स हैं अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी, उसके द्वारा उसकी जांच होगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमिटी है वो डिप्टी एसपी रैंक के नीचे के लोगों की जांच, अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी का गठन करने का काम किया गया। जो इनके द्वारा मिसकंडक्ट, सीरियस मिसकंडक्ट है या इनके खिलाफ जो भी एलिगेशंस के कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की गठन की बात या दिशा निर्देश दिया गया। सातवां जो गाइडलाइन था, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट यूनियन लेवल, केंद्र सरकार के स्तर पे। जैसे कि पहला रिकमेंडेशन जो था, पहली जो गाइडलाइन थी, पहला जो दिशा निर्देश था वो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन स्टेट लेवल पे करने का था, और ये सातवां जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जो कि जो भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके जो चीफ हैं उनका सिलेक्शन, उनका प्लेसमेंट और उनको मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 इयर्स का जो दिशा निर्देश दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि स्टेट लेवल पे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन और नेशनल लेवल पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का सेटअप होगा। और नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का काम होगा कि वो जो भी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो हेड है, उसके जो चीफ हैं, उनका सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट और उनको मिनिमम 2 साल का जो टेन्योर है उसको इंश्योर किया जाना, और उसको इंश्योर करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सेटअप का दिशा निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया। अब यहां पर जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस सरकारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इवन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में एक गंभीर टिप्पणी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई कि इफ इवन अ सिंगल स्टेट इज नॉट कोऑपरेटिंग इन ऑर्डर टू गेट these guidelines implemented in letter and spirit, then what supreme court can do। इतनी गंभीर टिप्पणी ये दिखाती है कि सरकारें क्यों नहीं, कोई भी किसी एक पर्टिकुलर सरकार के ऊपर ये टिप्पणी नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो प्रत्येक जो राज्य में सरकारें थी उन सब के लिए थी। क्योंकि किसी के द्वारा, हालांकि कुछ सरकारों ने जैसे गोवा में और कुछ सरकारों ने पार्शली इसको 20-30% का जो कंप्लायंस है वो किया, लेकिन कुछ सरकारों ने तो फुल्ली नॉन कॉपरेशन, नॉन कंप्लायंस दिखाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई।
और इस तरीके से जो इसका कंप्लायंस है वो आज भी इंश्योर नहीं हो सका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रकाश सिंह के केस में गाइडलाइंस जारी की थी, हालांकि कुछ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स हैं वो इस दिशा में कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई गाइडलाइंस प्रकाश सिंह के केस में जो थी उसको इंश्योर करने के लिए कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पर, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बल्क में 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपने ट्रांसफर को चैलेंज किया, और वो बंच पिटीशन अलाउ इस ग्राउंड पे की गई कि जो प्रोसीजर, जो गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह के केस में की है, जैसे कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के हिसाब को सेटअप करने के लिए और उसको ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन, सर्विस रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसके द्वारा उसको देखा जाना है। तो इसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया कि प्रत्येक ट्रांसफर के लिए जो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है उससे नहीं पूछा जा सकता, ये फिजिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। और लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को नहीं माना और बल्क में इस ट्रांसफर को क्वेश किया। 751 पुलिस कर्मचारियों ने बंच में ट्रांसफर को चैलेंज किया था कि बिकॉज दैट ट्रांसफर वाज नॉट इन कंसोनेंस विद द गाइडलाइंस व्हिच वाज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इस ग्राउंड पर बंच पिटीशंस अलाउ हुई थी ट्रांसफर को क्वेश करते हुए। उसी तरीके से एक इंस्टेंस 2010 का मद्रास हाई कोर्ट का है जहां पर लेतिका सरन डीजीपी के पद पर नियुक्ति उनकी हुई थी और इसको चैलेंज किया गया था इसी ग्राउंड पर कि जो डीजीपी का ट्रांसपेरेंट एक प्रोसीजर, एक प्रक्रिया है उसके सिलेक्शन का, वो एक गाइडलाइन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसका अनुपालन, उसका पालन नहीं करते हुए इनकी नियुक्ति हुई है। तो इस ग्राउंड पे मद्रास हाई कोर्ट ने इनके अपॉइंटमेंट को क्वेश कर दिया था। उसके बाद राज्य सरकार ने उस जजमेंट के खिलाफ एसएलपी फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस एसएलपी को डिसमिस कर दिया और स्टे करने से मना कर दिया ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को। तो इस तरीके से कुछ इंस्टेंसेस हैं जहां पर ऑनरेबल कोर्ट्स के द्वारा इस गाइडलाइन के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जा रहा है। हालांकि जो राज्य सरकार है, जो पॉलिटिकल विल है पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, जो भी नेशनल पुलिस कमीशन है, जो कमिटीज हैं, रिबेरो कमिटी, मलिमत कमिटी, पद्मना भैया कमिटी, इसमें जो रिकमेंडेशंस दी गई पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, उस दिशा में कोई इफेक्टिव कार्य नहीं किया गया, या कोई भी ऐसा उन रिकमेंडेशंस, उन अनुशंसा को लेकर के पुलिस रिफॉर्म उस दिशा में या उस तरीके से नहीं किया गया जो कि आज एक्सपेक्टेड है स्टेट गवर्नमेंट से। आज समय की भी ये मांग है कि पुलिस रिफॉर्म उस दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पुलिस उत्पीड़न का माध्यम नहीं है। पुलिस इसलिए सेटअप की जा रही है कि एक हार्मोनियस सोसाइटी को इंश्योर कर पाए, लॉ एंड ऑर्डर से पीसफुली, फ्रीली लोग रह पाए, ना कि पुलिस उत्पीड़न या पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित होकर के। जबकि नेशनल पुलिस कमीशन का एक रिकमेंडेशन है जहां पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं उनको लेकर के ज्यादा सेंसिटिव होने का दिशा निर्देश, एक अनुशंसा सरकार को की गई कि सरकार पुलिस रिफॉर्म करे और जो नीड में है, जो कंप्लेंट करते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनके कंप्लेंट को लेकर के ज्यादा सेंसिटिविटी पुलिस के द्वारा दिखाई जानी चाहिए। हालांकि ये रिकमेंडेशंस अभी भी लेटर्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट या इनको कार्यान्वित नहीं कराया गया है सरकारों के द्वारा, और ये जो पॉलिटिकल विल जब तक सरकारों के द्वारा नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये पुलिस रिफॉर्म भारत में संभव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम इस पूरे केस को प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको हम समझ सकते हैं। इसमें 7 गाइडलाइंस, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं, और इन 7 गाइडलाइंस के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सरकारों को ये दिशा निर्देश दिया कि समय, एक टाइम लिमिट दी कि इतने समय के अंदर इसका कंप्लायंस हो, और पुलिस रिफॉर्म की दिशा में इन गाइडलाइंस के अनुपालन के पश्चात जो एक धारणा लोगों में है कि आज भी पुलिस हमारी अंग्रेजों के समय की है, औपनिवेशिक एरा की पुलिस है, उसमें पुलिस रिफॉर्म को लेकर के ये गाइडलाइंस का इंप्लीमेंट किया जाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से हम प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को समझ सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।